हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू स्टडी पॉइंट 2.0। आइए, हर्ष एंड चेज एक्सपेरिमेंट ने ये प्रूव कर दिया है कि डीएनए ही क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, और यही जो है वो ट्रांसफर होता है, यानी एक पीढ़ी से वन जनरेशन से अगले जनरेशन तक यही ट्रांसफर होता है। इस बात का हमें पता चल चुका है कि डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है। आइए देखते हैं कि एक जेनेटिक मटेरियल होने के लिए क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि जेनेटिक मटेरियल की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। चलिए देखते हैं क्या है। तो अगर हम देखेंगे, सबसे पहला अगर हम इसमें देखें तो ए जेनेटिक मटेरियल, पहला हम देखेंगे क्या कि ए जेनेटिक मटेरियल, अगर कोई जेनेटिक मटेरियल है यानी कोई अनुवांशिक पदार्थ है तो उसको क्या होना चाहिए। तो सबसे पहला ये है कि ए जेनेटिक मटेरियल मस्ट फुलफिल द क्राइटेरिया, मस्ट फुलफिल द क्राइटेरिया। ठीक, यानी जो जेनेटिक मटेरियल है वो उसको क्राइटेरिया जो है वो फिल करना पड़ेगा, यानी फुलफिल करना पड़ेगा। कौन कौन से क्राइटेरिया वो हम नीचे लिख रहे हैं। ठीक है, तो मैंने लिखा है कि जेनेटिक मटेरियल मस्ट फुलफिल द क्राइटेरिया, जो नीचे दिया गया है उस क्राइटेरिया को वो फुलफिल करना चाहिए। देखिए वो कौन सा क्राइटेरिया है। तो पहला क्राइटेरिया जो वो फिल करे वो सबसे पहला है कि इट शुड be able to generate its replica, generate its replica। क्या मतलब हुआ इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो जेनेटिक मटेरियल है, अगर कोई पदार्थ जो है वो जेनेटिक मटेरियल है तो वो अपने जैसे हूबहू कॉपी बना सकने के काबिल हो, तभी हम उसको जेनेटिक मटेरियल का दर्जा देंगे। यहाँ पे लिखा है इट शुड बी एबल टू, यानी इसके अंदर ये क्षमता होनी चाहिए, ये योग्यता होनी चाहिए कि वो अपनी रेप्लिका यानी अपनी जैसी एक कॉपी हूबहू बनाने की क्षमता रखता हो। तो आप जानते हैं इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं रेप्लिकेशन। क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन। ठीक है, अंडरस्टैंड। आगे जो हमारी जो नेक्स्ट क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए वो होना चाहिए इट शुड बी chemically and structurally stable। ठीक है, क्या होना चाहिए बेटा? इट शुड बी केमिकली एंड स्ट्रक्चरली स्टेबल, यानी ये रासायनिक रूप से और संरचनात्मक रूप से स्टेबल होना चाहिए, यानी ये स्थिर होना चाहिए। यानी ऐसा नहीं कि जरा सा टेम्परेचर पड़ा और फटाक से तब्दील हो गए या म्यूटेट कर गए, ये उत्परिवर्तन हो गया। ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए कि आपको थोड़ा सा टेम्परेचर मिल जाए डिस्टर्ब हो जाए। ठीक है, यानी ये स्टेबल होना चाहिए, यानी ये काफी ज्यादा टेम्परेचर और काफी ज्यादा कोल्डनेस को झेल सकता हो। ऐसी चीजों को स्टेबिलिटी बोलते हैं। जो स्टेबल होता है वो कम रिएक्टिव होता है या रिएक्टिव ही नहीं होता है, और दूसरी चीज कि वो ज्यादा मोबाइल नहीं होता है। यानी आप कह सकते हैं कि जो स्टेबल होता है वो रिएक्टिव नहीं होता है, बल्कि वो काफी स्टेबल होता है, उसके पास कम एनर्जी होती है, मिनिमम द एनर्जी ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी। ठीक है, थर्ड देखिए वो क्या है। थर्ड जो प्रक्रिया इसके मामले में जो आती है वो ये है कि इसके अंदर स्लो म्यूटेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्लो म्यूटेशन होना चाहिए। स्लो म्यूटेशन या इसको ग्रेजुअल म्यूटेशन बोलते हैं, विच इज रिक्वायर्ड फॉर इवोल्यूशन, विच इज रिक्वायर्ड फॉर इवोल्यूशन। ठीक है, जो इवोल्यूशन के लिए रिक्वायर्ड है, तो थोड़ा सा चेंजेस जो है वो स्लो होना चाहिए, बहुत एकदम से नहीं होना चाहिए, क्योंकि सडन चेंज अगर हो जाता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन में या जेनेटिक मटेरियल के अंदर तो उसे हम म्यूटेशन बोलते हैं। ठीक है, तो स्लो म्यूटेशन होना चाहिए जो कि एवोल्यूशन की तरफ उसको रास्ता लेके जाए। यानी आप ऐसे बोल सकते हैं अगर बिल्कुल म्यूटेशन नहीं होगा या बिल्कुल चेंजेस नहीं होंगे तो वो एक ही जगह पे बना रहेगा और स्पेशिएशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, यानी हम ऐसे बोल सकते हैं कि एक नई स्पीसीज बनेगी, तो हम इसको बोलते हैं स्पेसिएशन। ठीक है, क्या बोलेंगे बेटा? स्पेसिएशन, यानी एक नई स्पीसीज का निर्माण काफी दिनों बाद धीरे धीरे करके जो है वो होना चाहिए। चौथा देखिए, इट शुड एबल टू express itself
एक्सप्रेस इटसेल्फ, ठीक है, यानी ये अपने आप को प्रदर्शित करता हो, इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर, ठीक है, ये मेंडेलियन कैरेक्टर के रूप में क्या करता हो, अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहिए। तो अगर कोई जेनेटिक मटेरियल है और इन चारों रास्तों को या इन चारों क्राइटेरिया को फुलफिल करता हो तो उसको हम बोलते हैं क्या, कि वो एक जेनेटिक मटेरियल है। बात समझ आ रही नहीं समझ आ रही है? ठीक है, तो आप देखिए ये प्रॉपर्टीज होती है किसकी, जेनेटिक मटेरियल के अंदर जो है ये प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। इतनी प्रॉपर्टी तो कम से कम होनी चाहिए तब वो जेनेटिक मटेरियल के रूप में जो है वो बिहेव कर पाएगा। ठीक है, आइए अब हम दूसरी चीजों को देखते हैं। जैसा कि मैंने वहां पे लिखा है कि डीएनए वर्सेस आरएनए में हु इज द बेस्ट जेनेटिक मटेरियल, वेदर इट इज डीएनए और आरएनए। तो मैं यहाँ पे एक हेडिंग डाल रहा हूं कि हु इज बेस्ट जेनेटिक मटेरियल, हु इज बेस्ट जेनेटिक मटेरियल। मैंने आपको बता दिया है कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, लेकिन आरएनए भी कुछ वायरसेस के अंदर जेनेटिक मटेरियल के रूप में बिहेव करता है। तो ये बात जरूर उठी कि सबसे बेस्ट जेनेटिक मटेरियल कौन है, क्या वो डीएनए है या वो आरएनए है। तो आइए देखते हैं, कुछ इंफॉर्मेशन को उसमें सीखते हैं, उसके बाद हमें पता लग जाएगा कि बेस्ट जेनेटिक मटेरियल कौन है। तो हु इज बेस्ट जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, मटेरियल कौन है। ठीक है, देखिए क्या वो डीएनए है या वो आरएनए है, इस बात का जो पता है वो थोड़ी देर के अंदर जो है वो लग जाएगा। आइए देखते हैं भाई, आगे आ जाइए। देखिए आप ये जानते हैं कि जो डीएनए है और जो आरएनए है, ठीक है, डीएनए और आरएनए दोनों एबल टू रेप्लिकेट, ठीक है, एबल टू रेप्लिकेट, यानी ये दोनों जो है वो रेप्लिकेट कर सकते हैं। ठीक है, दोनों जो है वो रेप्लिकेट कर सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनके पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं। जैसे सबसे पहली प्रॉपर्टी है उसका नाम है बेस पेयरिंग। क्या नाम है? बेस पेयरिंग। बेस पेयरिंग इनके अंदर प्रॉपर्टी होने की वजह से ये रेप्लिकेशन कर सकते हैं या अपनी संख्या को 2 गुना कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड है दूसरा कॉम्प्लीमेंटेरिटी। ठीक है, इनके अंदर क्या पाई जाती है बेटा? कॉम्प्लीमेंटेरिटी। ठीक है, कॉम्प्लीमेंटेरिटी जो है वो पाई जाती है, इसलिए ये दोनों अपने आप को रेप्लिकेट कर लेते हैं। और जो प्रोटीन है वो फेल हो जाता है, यानी ये दोनों काम वो बिल्कुल नहीं कर पाता। तो प्रोटीन पहले ही मामले में फेल हो गया, अब इसको हम हटा देते हैं, इससे कोई मतलब नहीं रहेगा। अब जंग जो छिड़ी है वो जंग किसके बीच में छिड़ी है? डीएनए और आरएनए के बीच में जो ये जंग है वो छिड़ी हुई है। और प्रोटीन इस मामले में जो है वो फेल हो चुके हैं क्योंकि वो उनके अंदर रेप्लिकेशन की पावर नहीं है, केवल डीएनए और आरएनए के अंदर ये पावर जो है वो मौजूद है। ठीक है, आगे आ जाइए। आगे एक प्रॉपर्टी है कि डीएनए जो है, डीएनए में एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम है मेल्टिंग। ठीक है, मेल्टिंग मतलब होता है सेपरेशन ऑफ डीएनए। आप ऐसे बोल सकते हैं और अच्छे से बोल सकते हैं, सेपरेशन ऑफ डीएनए। ठीक है, सेपरेशन ऑफ डीएनए स्ट्रैंड्स। ठीक है, इस डीएनए के स्ट्रैंड्स अलग हो जाते हैं भाई, हाई टेम्परेचर पे ये अलग हो जाते हैं, तो इन्हें मेल्टिंग कहा जाता है। और एक दूसरी प्रक्रिया है, एक दूसरी प्रोसेस है, उसका नाम है एनेलिंग। क्या नाम है? एनेलिंग नाम है, आप ध्यान दीजिएगा। एनेलिंग का मतलब होता है, एनेलिंग का मतलब होता है कंबाइनिंग ऑफ डीएनए स्ट्रैंड्स। ठीक है, कंबाइनिंग ऑफ डीएनए स्ट्रैंड्स। ठीक है, यानी डीएनए स्ट्रैंड्स की जो कंबाइनिंग है उस कंबाइनिंग को हम बोलते हैं एनेलिंग। क्या बोलते हैं बेटा? एनेलिंग बोलते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो डीएनए के अंदर 2 प्रॉपर्टी है, मेल्टिंग एंड एनेलिंग, और ये दोनों प्रॉपर्टी जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं होती। ठीक है, ये दोनों जो प्रॉपर्टी है वो डिस्ट्रॉय नहीं होती है, यानी ये डीएनए के अंदर जो ये प्रॉपर्टी है उसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है। यानी हम ऐसे बोल सकते हैं कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। हम ऐसे लिखें, कैन नॉट डिस्ट्रॉय दिस प्रॉपर्टी। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को जो डीएनए है वो डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। ठीक है, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, इसलिए इट इज स्टेबल। ठीक है, इसलिए इट इज स्टेबल। ये क्या है? स्टेबल है। और जो चीज स्टेबल होती है उसके अंदर 2 प्रॉपर्टी आ जाती है। पहला, स्टेबल अगर वो हो जाएगा, अगर उसके अंदर स्टेबिलिटी आ जाएगी तो आप जानते हैं कि उसकी रिएक्टिविटी लॉस हो जाएगी, वो रिएक्टिव नहीं हो पाएगा। हाँ, तो हम ऐसे बोल सकते हैं लेस रिएक्टिव मोर स्टेबल। ऐसे लिखेंगे हम कि लेस रिएक्टिव, यानी रिएक्टिव क्या होगा? कम होगा, और मोर
स्टेबल होगा। ऊपर मैंने लिख ही दिया है, मोर स्टेबल जो है वो हो जाएगा। आगे आ जाइए, इसकी इस प्रॉपर्टी को और चार चांद लगाने के लिए आप जानते हैं कि आप देखेंगे यहाँ पे कि जो डीएनए होता है उस डीएनए के अंदर थायमीन होता है, यूरेसिल की जगह पे जो है वो थायमीन होता है। तो इसकी वजह से इसको एडिशनल स्टेबिलिटी जो है वो, इन डीएनए को एडिशनल स्टेबिलिटी जो है वो मिलती है। तो हम ऐसे बोलेंगे कि थायमीन इज यूज्ड, थायमीन इज यूज्ड, यानी थायमीन का इस्तेमाल किया जाता है इन प्लेस ऑफ यूरेसिल। ठीक है, इन प्लेस ऑफ यूरेसिल। और यूरेसिल कहाँ यूज किया जाता है? आरएनए के अंदर यूज किया जाता है। ठीक है, तो थायमीन इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ यूरेसिल, सो इट गिव्स या इट कंफर्म्स एडिशनल स्टेबिलिटी टू डीएनए, एडिशनल स्टेबिलिटी। ठीक है, एडिशनल स्टेबिलिटी जो है वो इसको प्रोवाइड करता है। ठीक है, एडिशनल स्टेबिलिटी टू डीएनए, यानी डीएनए के जो मॉलिक्यूल है, ये जो डीएनए है उसको एडिशनल स्टेबिलिटी देने का काम कौन करेगा? थायमीन करेगा, क्योंकि वो यूरेसिल के स्थान पे जो है वो पाया जाता है। तो इतनी सारी चीजें हैं, इसकी वजह से हम ये कह रहे हैं कि जो डीएनए है वो क्या है? बेस्ट जेनेटिक मटेरियल है। क्या इतनी बात को समझ सके? चलिए आगे अगर हम देखते हैं आरएनए के केस में, तो आप देखेंगे कि आरएनए जो है, अगर हम आरएनए की बात करें तो आरएनए के राइबोज, जो राइबोज शुगर है, आरएनए का जो राइबोज शुगर है, राइबोज शुगर, तो इस राइबोज शुगर में सेकेंड कार्बन पे, आप ऐसे बोलिए, सेकेंड कार्बन पे एक एडिशनल ओएच ग्रुप पाया जाता है। एडिशनल मतलब होता है फर्जी। ठीक है, एडिशनल ओएच ग्रुप जो है वो पाया जाता है। ठीक है, एडिशनल ओएच ग्रुप जो है वो पाया जाता है। ठीक है, तो हम ऐसे बोलेंगे कि आरएनए की जो राइबोज शुगर है, उस राइबोज शुगर में सेकेंड नंबर के कार्बन पे एडिशनल ओएच ग्रुप जो है वो पाया जाता है, जिसकी वजह से ये एक रिएक्टिव ग्रुप है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या है? ये एक रिएक्टिव ग्रुप है। हम ऐसे बोलेंगे इट इज ए रिएक्टिव ग्रुप। ठीक है, और रिएक्टिव ग्रुप होने की वजह से ये क्या है? ये खूब ज्यादा जो है वो लेबाइल है। लेबाइल का मतलब होता है जो एक जगह से इधर उधर जो है वो, ठीक है, दौड़ता रहता हो या चलता रहता हो। तो इसकी वजह से ये खूब ज्यादा क्या है? लेबाइल है। तीसरा जो है वो है कैटालिटिक। भाई जो रिएक्टिव होते हैं वो क्या होते हैं? कैटालिटिक नहीं होते। ठीक है, वो कैटालिटिक हैं और आसानी से इसको डिग्रेड किया जा सकता है, यानी इजिली डिग्रेडेबल। अब आप मुझे बताइए कि जो चीज आसानी से डिग्रीगेट किया जाए, यानी डिग्रेडेबल, इजिली डिग्रेडेबल। ठीक है, इजिली डिग्रेडेबल, यानी इसको आसानी से डिग्रीगेट किया जा सकता है। और वहीं पे अगर आप देखेंगे तो डीएनए के अंदर मेल्टिंग और एनीलिंग की प्रक्रिया को, इस प्रक्रिया को डीएनए डिस्ट्रॉय नहीं करता है, ना कोई कर पाता है। इसकी वजह से ये बेस्ट जेनेटिक मटेरियल था, लेकिन इसको आसानी से डिग्रेडेट किया जा सकता है। ठीक है, आगे आ जाइए। आरएनए जो है वो म्यूटेट एट फास्टर रेट। ठीक है, यानी आरएनए के अंदर म्यूटेशन बहुत तेजी से होता है, तो म्यूटेट एट फास्टर रेट। ठीक है, फास्टर रेट यानी बहुत तेजी के साथ ये म्यूटेट करता है। और इवॉल्व फास्टर, आप ऐसे बोल सकते हैं, इवॉल्व फास्टर। ठीक है, यानी इसको, ये फास्टर जो है वो इवॉल्व भी करता है। इसीलिए आप देखिए कि ये जेनेटिक मटेरियल होता है किसका? आप ऐसे बोलेंगे कि जेनेटिक मटेरियल जो है ये वायरसेस का होता है। जेनेटिक मटेरियल जो है वो वायरसेस का होता है, यानी वायरस के अंदर जेनेटिक मटेरियल के रूप में आरएनए ही पाया जाता है। ठीक है, और इसी की वजह से वो आसानी से म्यूटेट करते हैं और आसानी से इवॉल्व करते हैं। इसीलिए देखिए डिफरेंट स्ट्रेन्स के आपको वायरस जो है वो मिलेंगे, डिफरेंट स्ट्रेन, इनका बार बार स्ट्रेन जो है वो बदलता जा रहा था। ठीक है, आप देखिए कोरोना के टाइम पे जो आरएनए का यूज हो रहा था, उसमें आप देखिए कि उनकी स्ट्रेन्स जो है वो बार बार जो है वो बदल रहे थे। क्लियर, इतनी बात आपको समझ में आ गई? डिफरेंट स्ट्रेन जो है वो चल रहे थे। ठीक है, और दूसरी चीज यह ध्यान रखिएगा कि इनकी जो लाइफ स्पैन होती है वो कैसी होती है? शॉर्टर लाइफ स्पैन। आप देखिएगा शॉर्टर लाइफ स्पैन, यानी इनकी जो लाइफ स्पैन होती है वो क्या होती है? बहुत ही शॉर्ट होती है। ठीक है, शॉर्टर लाइफ स्पैन इनके अंदर जो है वो पाई जाती है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आगे देखिए कि जो आरएनए जो है ये प्रोटीन सिंथेसिस के लिए कोडेड होता है। ठीक है, यानी प्रोटीन सिंथेसिस इसका मेन काम जो है वो होता है। ठीक है, यानी ये प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जो है वो कोडेड होता है।
और बल्कि जो डीएनए होता है ना, वो डीएनए आरएनए के ऊपर डिपेंडेंट होता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। तो डीएनए से आरएनए और आरएनए से फिर प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो हो पाती है। तो हम ऐसा बोलेंगे कि प्रोटीन सिंथेसाइजिंग जो मशीनरी है वो कहीं आरएनए की तरफ ही जो है वो इवॉल्व करती है, या आरएनए के पास ही जो है वो होती है। ठीक है, यानी डीएनए को अपना अगर कोई भी काम करना हो तो उसको आरएनए की आवश्यकता पड़ेगी ही। ठीक है, तो डीएनए, आरएनए और फिर प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो हो पाएगी। ठीक है, तो आप इतना देखने के बाद आप ये समझ गए होंगे कि हु इज द बेस्ट जेनेटिक मटेरियल। ऑफ कोर्स डीएनए। ठीक है, डीएनए जो है वो बेस्ट जेनेटिक मटेरियल है। अभी हम और कुछ बताएंगे जिसकी वजह से आप जो है वो समझ पाएंगे। ठीक है, तो इसकी इतनी सारी चीजें हैं जिसकी वजह से डीएनए जो है वो एक बेस्ट जेनेटिक मटेरियल है। इसके आगे हम बताते हैं आपको, जो हमारा अगला लेक्चर होगा उसके अंदर आपको ये पढ़ना पड़ेगा कि डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल, बेस्ट जेनेटिक मटेरियल है, ये हमें पता चल गया। और उसमें अब आइए कौन कौन से ट्रांसफॉर्मेशन हुए हैं, यानी बदलाव हुए हैं, मॉडिफिकेशन हुए हैं, जिसकी वजह से उसको और अच्छा जो है वो बेस्ट जेनेटिक मटेरियल का दर्जा जो है वो दिया गया। ठीक है, तो आप इस चीज को अच्छे से पढ़िए। इसके बाद हम आपको फिर जो है वो आगे की तरफ जो है वो समझाएंगे। ठीक है, तो ठीक है, ओके, थैंक यू।